स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर। इस पूरे पार्ट में हम 3 सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 बात करेगा आरसीएम अंडर नोटिफाइड केसेस। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 बात करेगा जहां पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो तब, और सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 बात करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर आप हैं, आप अगर ऑनलाइन सर्विस या गुड्स बेच रहे हैं तो आप पे कैसे आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ये आरसीएम है क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जब एक पार्टी किसी को सामान बेचती है या सर्विस बेचती है, जनरली जो सेलर है वही जीएसटी जमा करता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में जहां पर गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हुआ है, कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ सर्विसेज हैं जहां पे गवर्नमेंट ये बोलती है कि सर्विस रिसिपिएंट ही जीएसटी जमा करेगा, सप्लायर नहीं। तो उन कैटेगरीज को हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आरसीएम को 8 सेक्टर में डिवाइड किया। सेक्टर नंबर 1 जो ट्रांसपोर्ट एंड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का बात करेगा। आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देते हो या मोटर व्हीकल भाड़े पे देते हो तब। सेक्टर 2 बात करेगा लीगल सर्विस की। सेक्टर 3 बात करेगा जब गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी आपको सर्विस देती है तब। सेक्टर 4 बात करेगा आपका कंस्ट्रक्शन सर्विस का। सेक्टर 5 में हम बात करेंगे इंश्योरेंस एंड बैंकिंग का। सेक्टर 6 जहां अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जब किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को सर्विस देती है तब। सेक्टर 7 में कॉपीराइट और सेक्टर 8 में अदर। तो कुल मिला के हम 8 सेक्टर में पूरा आरसीएम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं हम ट्रांसपोर्ट एंड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड्स की बात हो रही है। यहाँ पे हम कोई सामान का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पैसेंजर का नहीं, और वो भी बाय रोड, बाय रेलवे नहीं, बाय एयरवे नहीं, बाय वाटरवे नहीं, बाय रोड। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। एक, ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो भी गुड्स का, ओनली गुड्स, और वो भी बाय रोड, पैसेंजर नहीं। कौन दे रहा है ये सर्विस? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जनरली जीटीए को रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं होता। जीटीए को आरसीएम जीएसटी जमा देना कंपलसरी नहीं है। जनरली जीटीए जिसको सर्विस दे रहा है, जिस कंपनी को वो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वो सर्विस दे रहा है सामान कहीं पहुंचाने का, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस रिसिपिएंट जीएसटी जमा करेगी। लेकिन अगर जीटीए 12% वाली स्कीम में ऑप्ट करता है और खुद बोलता है मैं जीएसटी दे दूंगा, तब अलग बात है। तब जीटीए को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपलसरी, और जीटीए 12% वाली स्कीम में जीएसटी जमा करेगा। लेकिन जीटीए अगर ऑप्ट नहीं करता है 12% वाले ऑप्शन को, तो फिर 5% वाली जीएसटी लगती है, और वो भी सर्विस रिसिपिएंट देगा। रिसिपिएंट नोटिफाइड होना चाहिए। पे फ्रेट इज रजिस्टर्ड एज फैक्ट्री एक्ट, या रजिस्टर्ड एज सोसाइटी एक्ट, या रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, या एक बॉडी कॉर्पोरेट है, या एक फर्म है, या एक एलएलपी है, या एक एओपी है, या बीओआई है। मतलब जो रिसिपिएंट है वो या तो एक रजिस्टर्ड फैक्ट्री है जो सर्विस रिसीव कर रही है जीटीए की, या फिर वो रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट है, या फिर वो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है, मतलब उसकी खुद की जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, या फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म, एलएलपी, एओपी या बीओआई है। अगर इनमें से कुछ भी है वो रिसिपिएंट और उसको रिसीव हो रही है सर्विस जीटीए की, तो यहाँ पर रिसिपिएंट जीएसटी के लिए लायबल होगा। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, रिसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। अगर रिसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तब फिर जीटीए को 12% वाले में रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी जमा करनी पड़ेगी। तो मैंने यहां पे लिखा है रिसिपिएंट विल बी लायबल इफ इन टैक्सेबल टेरिटरी, इफ इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी देन फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा, रिवर्स चार्ज नहीं होगा, यानी जीटीए को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और जीएसटी जमा देनी पड़ेगी। इफ रिसिपिएंट इज गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, देन फिर एग्जम्प्टेड है। अगर रिसिपिएंट
गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है या गवर्नमेंट एजेंसी है, या फिर इंडिविजुअल या एचईएफ है जो कि नॉन रजिस्टर्ड है। अगर रिसिपिएंट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, तब तो एग्जम्प्टेड है ही। लेकिन अगर रिसिपिएंट इंडिविजुअल या एचयूएफ है और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं देगा, ना जीटीए ना फिर इनमें से कोई, वहां पर जीएसटी एग्जम्प्टेड हो जाएगा। तो ये है गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब आते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। यहां पर भी नॉट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, हम यहां पर पैसेंजर वाली गाड़ियों का बात नहीं कर रहे हैं। अगर डेजिग्नेटेड कैरियर पैसेंजर है, अगर मैं आपको डिजाइन टू कैरियर पैसेंजर गाड़ी दे रहा हूं, मैंने आपको ऐसा मोटर व्हीकल भाड़े पे दिया है जिसमें पैसेंजर कैरी किया जाता है और कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है, तो फिर आरसीएम लगेगा। अगर मैं आपको रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कर रहा हूं, वो भी ऐसी मोटर व्हीकल जो पैसेंजर को कैरी करने के लिए डिजाइन की गई है और कॉस्ट ऑफ फ्यूल उसमें इंक्लूडेड है, मैं आपको गाड़ी भाड़े पे दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं डीजल पेट्रोल भी मेरा ही, आप मुझे टोटल इतना पेमेंट कर दीजिए, तो फिर आरसीएम लगेगी। हाँ, अगर ये कंपनी टू कंपनी है तो आरसीएम नहीं लगेगी। अगर एक कॉर्पोरेट हाउस दूसरे कॉर्पोरेट हाउस को दे रही है, अगर ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल देने वाली कंपनी है, तो फिर नहीं लगेगा आरसीएम, तब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। और अगर ये मैं आपको ऐसा कोई गुड्स दे रहा हूं जहां पे डिजाइन टू कैरी गुड्स, अगर वो ट्रक है जो मैं आपको भाड़े पे दे रहा हूं, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो मैं आपको अगर डिजाइन टू कैरी ट्रक, मैंने आपको ट्रक दे दिया, अब आप चलाओ, आप जैसे चलाना है, मैंने आपको अपना ट्रक भाड़े पे दे दिया, अब आप जैसे चलाना है वैसे चलाओ, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको पैसेंजर कैरी करने के लिए दे रहा हूं, ऐसी गाड़ी दे रहा हूं जिसमें पैसेंजर कैरी होता है, गाड़ी आपको भाड़े पे दे रहा हूं, तो फिर वहां पे आरसीएम लगेगा। सेक्टर 2 है लीगल सेक्टर। लीगल सेक्टर को मैंने 5 पॉइंट में ब्रेक किया। अगर वो लीगल सर्विस बाय एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट है, अगर वो लीगल सर्विस कोई एडवोकेट दे रहा है या कोई एडवोकेट का फर्म दे रहा है, तो आरसीएम लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगेगा। अगर मैं आपको लीगल सर्विस के अलावा, मैं एडवोकेट हूं या फर्म ऑफ एडवोकेट हूं, लेकिन आपको लीगल सर्विस के अलावा कुछ भी और सर्विस दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको वास्तुशास्त्र की सर्विस दी या मैंने आपको ऐसे अकाउंट्स में कोई फाइनेंशियल सर्विस दी, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। केवल लीगल सर्विस दूंगा तो ही आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अगर मैं आपको लीगल सर्विस के अलावा कोई और सर्विस दे रहा हूं तो रिवर्स चार्ज नहीं, फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मैं सीए में हूं और आपको कोई सर्विस दे रहा हूं तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, भले ही वो लीगल सर्विस हो। अगर मैं सीए में हूं और आपको लीगल सर्विस दे रहा हूं तो भी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, आरसीएम नहीं। आरसीएम सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट है और वो भी लीगल सर्विस दे रहा है तो ही लगेगा। अगर ये जो लीगल सर्विस दे रहा है वो कोई बिजनेस एंटिटी है जिसको ये लीगल सर्विस मिल रही है, मतलब वो बिजनेस एंटिटी है, तभी आरसीएम होगा। अगर वो बिजनेस एंटिटी नहीं है तो फिर यहाँ पे एग्जम्प्टेड हो जाएगा। अगर नॉन बिजनेस एंटिटी यानी इंडिविजुअल एचयूएफ को या गवर्नमेंट को ये लॉयर या लॉयर की फर्म, एडवोकेट या एडवोकेट की फर्म कोई लीगल सर्विस दे रही है तो वो एग्जम्प्टेड है। अब लीगल सर्विस में एक और पार्ट आता है जिसको बोलते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। इंडिया में कोर्ट मैक्सिमम केसेस हैंडल करती है, लेकिन कुछ कुछ केस आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व होते हैं, यानी अदर देन कोर्ट, आउटसाइड द कोर्ट। तो कई एक एजेंसीज है जो आर्बिट्रेशन सर्विस देती है, आपके डिस्प्यूट्स को सेटल करवा के देती है। अगर वो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है और वो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है, वो भी टैक्सेबल टेरिटरी में, तो आरसीएम लगेगा। अगर वो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विस दे रही है तो आरसीएम लगेगा। अगर अदर देन बिजनेस एंटिटी है, दो भाइयों की लड़ाई हो गई, उनका डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में सेटल हुआ, तो फिर वहां पर एग्जम्प्टेड होगा। यानी सिर्फ बिजनेस एंटिटी को जब आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल सर्विस देगी तभी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, वो भी आरसीएम में, रिवर्स चार्ज में, यानी वो बिजनेस एंटिटी जीएसटी जमा करेगी।
अदर देन कुछ होगा तो एग्जम्प्टेड है। अब हम आते हैं थर्ड सेक्टर पे। थर्ड सेक्टर है गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी कोई सर्विस दे रही है, एनी सर्विस, पहले हम एनी सर्विस नहीं पढ़ के सेकंड और थर्ड वाले पॉइंट को पढ़ते हैं। अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी स्पीड पोस्ट की सर्विस दे रही है, पार्सल की सर्विस दे रही है, LIC की सर्विस दे रही है, एयरक्राफ्ट या वेसल को रिपेयरिंग की सर्विस दे रही है, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और वो गवर्नमेंट अथॉरिटी ही GST जमा करेगी। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई इमूवेबल सर्विस दे रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रही है, वो आपको कोई लैंड भाड़े पे दे रही है, वो आपको कोई जगह भाड़े पे दे रही है, कोई फ्लैट, कोई ऑफिस भाड़े पे दे रही है, वहां पर जिसको सर्विस मिल रही है अगर वो GST में रजिस्टर्ड है तो वो GST जमा देगा, यानी RCM एप्लीकेबल होगा। और अगर जिसको वो इमूवेबल सर्विस मिल रही है गवर्नमेंट से, वो नॉन रजिस्टर्ड है GST में, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, यानी वो गवर्नमेंट अथॉरिटी ही GST जमा करेगी। अगर इनके अलावा एनी अदर सर्विस है, अगर रजिस्टर्ड बिजनेस, GST में रजिस्टर्ड बिजनेस को सर्विस मिलेगी गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से, तो RCM, नॉन रजिस्टर्ड को मिलेगी तो फॉरवर्ड चार्ज। यानी कुल मिला के आप गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। स्पीड पोस्ट, पार्सल, LIC, कोई एजेंसी या कोई एयरक्राफ्ट वेसल की सर्विस है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में। अदर कुछ भी हो, इमूवेबल हो या एनी अदर सर्विस हो, दोनों में आपने एक ही बात देखी है, अगर वो रजिस्टर्ड एंटिटी को सर्विस मिल रही है तो RCM, नॉन रजिस्टर्ड को मिल रही है तो फॉरवर्ड चार्ज यानी गवर्नमेंट जमा देगी। अब हम आते हैं कैटेगरी 4 पे, कंस्ट्रक्शन सर्विस। ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट और लॉन्ग टर्म लीज। मैंने आपको अपनी जमीन दे दी, मैंने कहा इस पे एक बिल्डिंग बना दीजिए मुझे, मैंने आपको राइट ट्रांसफर किया है कंस्ट्रक्शन का, तो यहाँ पे RCM एप्लीकेबल होगी। आप एक प्रमोटर हो, मैंने आपको अपनी जमीन दे दी और कहा इस पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दीजिए या एक शॉपिंग मॉल बना दीजिए, तो मैं आपको डेवलपमेंट राइट दे रहा हूं, मेरी प्रॉपर्टी को डेवलप करने का राइट दे रहा हूं। यहां पे RCM एप्लीकेबल होगी और प्रमोटर GST जमा करेगा। मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको अपने राइट्स ट्रांसफर कर रहा हूं। आप मन में आएगा कि सर्विस तो कंस्ट्रक्शन कंपनी दे रही है ना, वो बना के दे रही है वो अलग बात है, बट यहां मैं आपको अपने राइट्स आपको सप्लाई कर रहा हूं, मैं आपको अपना राइट दे रहा हूं, तो RCM एप्लीकेबल होगी और मैं इस राइट के बदले पैसे ले रहा हूं आपसे, तो यहां पे हिसाब से मैं सर्विस सप्लायर हूं, बट RCM एप्लीकेबल होगी और प्रमोटर GST देगा। कभी कभी क्या होता है, ये प्रमोटर भी तो कहीं से कुछ खरीद के ला रहा है, और यानी ये सीमेंट ला रहा होगा, कोई और इनपुट्स ला रहा होगा, ये प्रमोटर बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड, ब्रिज, डैम बना रहा है, तो कुछ भी इनपुट्स खरीद रहा है। इफ सप्लायर अनरजिस्टर्ड एंड गुड्स एंड सर्विस स्पेसिफाइड है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है यानी जिससे वो सीमेंट बालू खरीद रहा है वो अगर अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा, हम पढ़ेंगे। एक सिंपल बात आप पहले जान लीजिए, अगर मैं आपसे कुछ भी, मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता हूं और मैं आपसे कोई भी इनपुट या इनपुट सर्विस खरीद रहा हूं, तो नियम ये लिखा हुआ है कि मुझे 80% से ज्यादा इनपुट सर्विस या इनपुट्स, इनपुट सर्विस या इनपुट्स 80% से ज्यादा किसी रजिस्टर्ड पर्सन से ही खरीदनी है। मतलब मैं सीमेंट की बात नहीं करूंगा, सीमेंट अगला एग्जांपल होगा। सीमेंट के अलावा बात समझ लीजिए, कुछ रॉड्स खरीदी, कोई आर्किटेक्चरल सर्विस ली आपसे, मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ भी इनपुट या इनपुट सर्विस लिया अदर देन सीमेंट। सीमेंट क्यों अदर कर रहे हैं, क्योंकि सीमेंट का अलग कैटेगरी हम पढ़ेंगे। अदर देन सीमेंट अगर मैं आपसे कोई भी इनपुट या इनपुट सर्विस ले रहा हूं तो वहां RCM एप्लीकेबल होगा, मुझे यानी प्रमोटर को GST जमा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है,
मैं 80% इनपुट कम से कम रजिस्टर्ड एंटिटी से खरीदूं, यानी 20% अनरजिस्टर्ड से खरीद सकता हूं, 20% अनरजिस्टर्ड से खरीद सकता हूं, मुझे 80% रजिस्टर्ड एंटिटी से खरीदना पड़ेगा। तो जितना मैंने, अगर मैंने 80% से कम मान लो अनरजिस्टर्ड से खरीदी, 80% से कम अगर अनरजिस्टर्ड से खरीदी, लेट्स से मैंने 60% अनरजिस्टर्ड से खरीदा, सॉरी 60% रजिस्टर्ड से खरीदा, सॉरी 60% मैंने रजिस्टर्ड से खरीदा और 40% अनरजिस्टर्ड से खरीदा, तो मैंने लिमिट ब्रेक की है। मुझे 80% रजिस्टर्ड से खरीदना था, लेकिन मैंने 60% रजिस्टर्ड से खरीदा है, 40% अनरजिस्टर्ड से, तो जितना एक्सेस खरीदा है उस पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा और मुझे रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा करनी पड़ेगी। मैं कौन हूं? प्रमोटर। सर अगर आपने 80% रजिस्टर्ड से और 20% अनरजिस्टर्ड से खरीदी तो जो मैंने रजिस्टर्ड से खरीदी है उस पर तो वैसे भी रजिस्टर्ड जीएसटी दे रहा होगा, बाकी 20% एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, 20% पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो सीधा सीधी नियम, अगर मैंने 80% इनपुट या इनपुट सर्विस रजिस्टर्ड से खरीदी, बाकी 20% अनरजिस्टर्ड से, तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा उस 20% पे। 80% पे तो ऑलरेडी वो मुझसे रजिस्टर्ड परसेंट जीएसटी ले रहा होगा। लेकिन अगर मैंने 60% रजिस्टर्ड से खरीदा है और 40% अनरजिस्टर्ड से, तो पूरे 40 पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। जितना एक्सेस मैंने परचेज किया है, सॉरी 20% पे, क्योंकि 40 मैंने खरीदा है, तो जितना एक्सेस परचेज किया फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, यानी 20% एक्स्ट्रा अनरजिस्टर्ड से खरीदा है, उस पर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। सीमेंट मैंने अलग क्यों किया? क्योंकि सीमेंट पूरा का पूरा रजिस्टर्ड से खरीदना जरूरी है। अगर सीमेंट मैंने अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो पूरे पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। सीमेंट में ये 80-20 का ब्रेकअप नहीं है। तो इनपुट या इनपुट सर्विस 80% से जितना एक्सेस, मान लीजिए 70% इनपुट या इनपुट सर्विस मैंने रजिस्टर्ड से खरीदा, 30% अनरजिस्टर्ड पे, तो वो जो एक्स्ट्रा 10% है उस पर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन सीमेंट के केस में अगर मैंने अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो पूरे पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी माफ या एग्जम्प्टेड नहीं है। कैपिटल गुड्स में भी वही नियम है, मुझे पूरे के पूरे कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी, इक्विपमेंट्स, कुछ भी मैंने खरीदा है कैपिटल गुड्स, पूरे पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा। जितना मैंने अनरजिस्टर्ड से खरीदा उस पूरे पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा। यहां भी कोई 80-20 का छूट नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूं और जो सर्विस में इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा हूं उसके इंश्योरेंस को बिकवा के उस पूरे पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा, यानी इंश्योरेंस एजेंट जीएसटी जमा नहीं करेगा, इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी जमा करेगी। लेकिन एक यहाँ पे रूल है, वो इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड होना चाहिए। जीएसटी में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसी इंश्योरेंस सेक्टर में एक और काम आता है, रिकवरी एजेंट। जनरली बैंक, एनबीएफसी और अदर एंटिटीज भी, यानी नॉर्मल बिजनेस भी रिकवरी एजेंट अपॉइंट करते हैं, जिनका काम होता है बैंक के पैसे लोगों से रिकवर करवा के देना। तो अगर ये रिकवरी एजेंट बैंकिंग, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई रिपीट, ये रिकवरी एजेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी इनको सर्विस दे, तो उसको जो कमीशन मिलेगा उस रिकवरी एजेंट को, उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो आरसीएम ऑन कमीशन। और अगर अदर किसी को दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज। अगर ये रिकवरी एजेंट एक नॉर्मल बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो उस पर फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, यानी रिकवरी एजेंट को जीएसटी जमा करनी पड़ेगी, ये अदर देन एनबीएफसी, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो अगला है बैंकिंग में एक और, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई। आरबीआई बहुत सारी कमिटीज बनाती है जो आरबीआई के बिहाफ में मार्केट सर्वे करती है और आरबीआई को रिपोर्ट बना के देती है।
आरबीआई उनको उसके बदले में फीस पेमेंट करती है। तो वो कमेटी नहीं, आरबीआई जीएसटी जमा करेगी, यानी आरबीआई पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। इसी में एक और है, और आखिरी है ये बैंकिंग में, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डीएसए। डीएसए क्या होता है? बैंक कई बार ऐसे एजेंट अपॉइंट करती है जो बैंक की सर्विसेज को बाहर बिकवाने में मदद करती है, लोगों को अकाउंट खुलवा के देने में जाके, मतलब बैंक के वो सेलिंग एजेंट है। बैंक का कोई पॉलिसीज बिकवा रहे हैं, बैंक का इंश्योरेंस बिकवा रहे हैं, कुछ बैंक का डीमेट अकाउंट्स बिकवा रहे हैं। तो अगर आरसीएम कब एप्लीकेबल होगा? अगर सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डीएसए, ये जो सेलिंग एजेंट का काम कर रहा है वो कोई इंडिविजुअल आदमी है, तो बैंक आरसीएम, बैंक जीएसटी जमा करेगा अंडर आरसीएम, क्योंकि बैंक को सर्विस मिल रही है उस एजेंट से। अगर वो रिसिपिएंट बैंकिंग एनबीएफसी है, यानी यहाँ पे जो सर्विस मिल रही है वो बैंक या एनबीएफसी को मिल रही है सेलिंग एजेंट की, अदर कोई को नहीं। अगर मैं एक स्टील कंपनी का सेलिंग एजेंट हूं, वहां पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के अंडर में है। तो बैंकिंग या एनबीएफसी रिसिपिएंट हो, सप्लाई करने वाला इंडिविजुअल डीएसए हो, और जो रिसिपिएंट यानी जो बैंक है या एनबीएफसी है वो टैक्सेबल टेरिटरी में हो। यहां पे मैंने बैंक और एनबीएफसी का अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं कहा, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे मैंने बैंक और एनबीएफसी का है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं। तो बैंक या एनबीएफसी को एक इंडिविजुअल डीएसए से टैक्सेबल टेरिटरी में है जो बैंक और एनबीएफसी, उसको सर्विस मिल रही है तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज। यानी अगर सप्लाई करने वाला कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी वो सेलिंग एजेंट कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई और है, बैंक या एनबीएफसी नहीं है, और अगर बैंक और एनबीएफसी है भी लेकिन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, यानी रिसिपिएंट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, अगर इनमें से कुछ भी है, सप्लाई देने वाला यानी सर्विस देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल नहीं है, सर्विस लेने वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई अदर पर्सन है, या फिर अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है भी, बैंक या एनबीएफसी है भी, लेकिन वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो फिर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा बैंकिंग में और दो भी है। कई बार बैंक फैसिलिटेटर होते हैं, कई बार बैंक के कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो बैंक को अगर कोई फैसिलिटेटर की सर्विस दे रहा है बैंकिंग कंपनी को, और वो बैंकिंग कंपनी टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अगर कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है जो बैंक का बिजनेस संभालने में मदद कर रहा है, बैंक को कोई अदर सर्विसेज दे रहा है, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, आरसीएम नहीं। लेकिन अगर वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो रूरल एरिया में है, तो फिर एग्जम्प्टेड है। इन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के भी एजेंट होते हैं, तो वो एजेंट जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है, वहां पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जीएसटी जमा करेगा। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर बैंक को सर्विस दे रहे हैं तो फॉरवर्ड चार्ज, और एजेंट अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है तो भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टैक्स भरेगा आरसीएम में। रूरल एरिया में है तो एग्जम्प्टेड, और अगर बिजनेस फैसिलिटेटर है, गाइड करता है केवल बिजनेस को, बैंक गाइडेंस दे रहा है वो बैंक को केवल, कोई सर्विस नहीं, तो फिर आरसीएम एप्लीकेबल होगा अगर वो बैंकिंग कंपनी टैक्सेबल टेरिटरी में है तो। अब आते हैं सेक्टर 6 पे, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। पहली है इसके अंदर, पहली सर्विस है स्पॉन्सरशिप सर्विस। हमने देखा होगा वीवो आईपीएल प्रेजेंट्स, वीवो प्रेजेंट्स आईपीएल, तो आईपीएल को वीवो स्पॉन्सर कर रहा है। अगर ये स्पॉन्सरशिप सर्विस है, मैंने एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग सर्विस नहीं कहा, सिर्फ स्पॉन्सर। आपके एरिया में लोकल क्लब पूजा होती है, आप उसको चंदा देते हो, स्पॉन्सर कर रहे हो उसकी पूजा को। आपके एरिया में कोई सिंगिंग कंपटीशन हो रही है, आप उसको स्पॉन्सर कर रहे हो, और उसने आपका बैनर ऐसे लगा दिया या आपका नाम ले लिया, आपका नाम प्रमोट कर रहा है वो, एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा है वो, आपका बोर्ड नहीं लगवा रहा है आपका, सिर्फ अगर एडवर्टीजमेंट दे रहा होता आपका वो, तो फिर ये स्पॉन्सरशिप सर्विस नहीं होती। तो अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस है और जिसको सर्विस मिल रही है वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, अगर ये स्पॉन्सरशिप सर्विस है
और जिसको सर्विस मिल रही है वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो आरसीएम लगेगा। और वो अगर रिसिपिएंट कोई अदर है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है, तो स्पॉन्सरशिप करने वाला फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी जमा करेगा। एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप आईपीएल में स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं तो आप जीएसटी देंगे, क्योंकि आईपीएल न तो बॉडी कॉर्पोरेट है न पार्टनरशिप है। तो अगर आपने आईपीएल मैचेस में स्पॉन्सरशिप की तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। इसमें एक और आगे अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज में डायरेक्टर्स वगैरह जब कंपनी को सर्विस देते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर नहीं मैं कह रहा हूं, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, अदर देन एम्प्लॉय डायरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि अगर वो टीडीएस कटता है उसकी सैलरी पे और वो एम्प्लॉयड है तब ये एग्जम्प्टेड है, क्योंकि सैलरी पे जीएसटी नहीं है। तो यहाँ पे अदर देन, जैसे सिटिंग फीस, एक डायरेक्टर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो कंपनी के मीटिंग्स में बैठने की सिटिंग फीस ले रहे हैं, तो वहां पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा और कंपनी जीएसटी जमा करेगा। एक और एग्जांपल है सिक्योरिटी सर्विस। मैं आपको आदमी देता हूं, दरबान, पियोन, इन सब के सिक्योरिटी सर्विस, आपको सिक्योरिटी के लिए पर्सन प्रोवाइड करता हूं। तो ये जो सप्लायर है ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है अगर, और जीएसटी में रजिस्टर्ड, लेकिन रिसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है। जो ये सिक्योरिटी एजेंसी की तरह काम करते हैं और सिक्योरिटी के लिए आदमी प्रोवाइड करते हैं, जो बैंक के बाहर, बिल्डिंग के बाहर या एटीएम के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, तो ये सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, और जो सर्विस ले रहा है वो रिसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आरसीएम के अंडर आएगा। अदर देन पर्सन में कोई और आपको सिक्योरिटी सर्विस दे रहा हूं, मैंने आपके यहां सीसीटीवी कैमरास लगवा दिए, मैं आपको आदमी नहीं प्रोवाइड करता हूं, मैं आपको अदर देन पर्सन प्रोवाइडेंस और कोई सिक्योरिटी सर्विस दे रहा हूं, तो फिर आरसीएम नहीं लगेगा। अगर मैं आपको नॉर्मल सिक्योरिटी यानी पर्सन वाली सिक्योरिटी, अदर कोई भी सिक्योरिटी दे रहा हूं और मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूं, मेरी सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी फॉर्मेट में काम करती है, तो आरसीएम नहीं लगेगा। और अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है या गवर्नमेंट है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। मतलब मैं आपको आदमी देने वाली सर्विस नहीं दे रहा हूं, या फिर मैं आपको कोई भी सर्विस दे रहा हूं लेकिन मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूं, या फिर जिसको सर्विस मिल रही है वो अनरजिस्टर्ड है या गवर्नमेंट है, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, वो सिक्योरिटी एजेंसी जीएसटी जमा करेगी। सातवीं सर्विस है कॉपीराइट सर्विस। यहां पे दो बातें होंगी, एक ड्रामेटिक या म्यूजिकल और एक होती है लिटरेरी वर्क यानी कोई राइटिंग वगैरह की। अगर मैं आपको कॉपीराइट दे रहा हूं अपनी किसी म्यूजिक के ऊपर या कोई ड्रामा के ऊपर, ड्रामेटिक या म्यूजिकल, मैंने ओरिजिनल वर्क किया है, मैं किसी से खरीद के आपको नहीं दे रहा हूं, मेरी अपनी ओरिजिनल है वो। जैसे म्यूजिक कंपोजर या फोटोग्राफर या आर्टिस्ट किसी म्यूजिक कंपनी को अपना सर्विस देते हैं, तो वहां पे वो म्यूजिक कंपनी जो है वो अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा, नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज। अगर मैं ओरिजिनल सर्विस नहीं दे रहा हूं या जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है या टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज है। लिटरेरी वर्क में भी वही बात है, अगर मैं किसी एक ऑथर जब बुक पब्लिशर को अपना कोई ओरिजिनल राइटिंग छाप के बेचने का परमिशन दे रहा है और उससे रॉयल्टी ले रहा है तो आरसीएम लगेगा। अगर ओरिजिनल वर्क नहीं है और ऑथर पब्लिशर को नहीं दे रहा है तो फिर आरसीएम नहीं, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक अगर यहाँ पे आरसीएम को हम फॉरवर्ड चार्ज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अगर वो ऑथर ये डिक्लेरेशन दे दे कमिश्नर को कि वो जीएसटी देगा तब फिर आरसीएम नहीं लगेगा, और एक बार वो लिख के दे दिया तो 1 साल तक फिर इस पे आरसीएम नहीं लगेगा। मान लो मैं एक बुक लिखता हूं, मैंने एक कंपनी को अपनी बुक छापने की परमिशन दी, वो कंपनी आगे हिसाब से मैं सर्विस दे रहा हूं बट जीएसटी कंपनी देगी, बट अगर मैं रिटर्न में दे दूं कमिश्नर को, इनकम जीएसटी कमिश्नर को कि मैं जीएसटी पे करूंगा इस पे, मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं, तो फिर यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। और एक बार फॉरवर्ड चार्ज लग गया तो 1 साल तक फिर फॉरवर्ड चार्ज ही रहेगा।
8वीं में बात करते हैं अदर सर्विस सेक्टर की। लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, जो हम ये शेयर गिरवी रखते हैं, बोरोवर विल पे आरसीएम ऑन प्रीमियम। जो शेयर सिक्योरिटी गिरवी रखते हैं तो जो प्रीमियम अमाउंट है उसके ऊपर बोरोवर आरसीएम के हिसाब से जीएसटी देगा, सप्लायर नहीं। इंपोर्ट सर्विस, अगर आपने फॉरेन से कुछ भी इंपोर्ट किया इंडिया में, सप्लायर इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जो सप्लायर है वो ऐसे देश में है जिस पे हम जीएसटी नहीं लगा सकते, एंड रिसिपिएंट इंडिया में है, तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। जो इंडिया में सर्विस रिसीव कर रहा है वो जीएसटी देगा। एग्जम्पशन यहाँ पे है केवल ऑनलाइन रिसिपिएंट को। अगर फॉरेन से मुझे कोई ऑनलाइन सर्विस दे रहा है उस पर मुझे यहाँ पे आरसीएम नहीं देना पड़ेगा, उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। ट्रांसपोर्ट इन वेसल्स फ्रॉम वन प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन। अगर कोई फॉरेन कंट्री में सप्लायर है, वो कस्टम स्टेशन तक सामान को पहुंचा देता है और बाद में उसका इंडिया में क्लियरेंस होता है, तो जो इंपोर्टर है वो आरसीएम देगा। जो यहाँ पे इंपोर्टर ऑफ गुड्स है या सर्विस है वो आरसीएम देगा। मैंने फॉरेन से कुछ सामान मंगवाया, वहां की ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इंडिया के कस्टम स्टेशन तक सामान पहुंचवा दिया। अब कस्टम स्टेशन से मुझे क्लियर करवाना है तो मैं उस इनपुट पे आरसीएम पे करूंगा। ये था सेक्शन 9394 जहां पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है। हमने कहा था हम 95 भी पढ़ेंगे इसमें। 95 है ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो वो आखिरी टॉपिक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने वाला। अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट यानी कैब या मोटरसाइकिल की सर्विस दे रहा है, जो आजकल आपको उबर या ओला या ये जो बाइकिंग सर्विस मिलती है, कैब या मोटरसाइकिल दे रहा है वो, तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर हर हाल में लाइबल होगा जीएसटी के लिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी जमा करेगा। सप्लायर चाहे रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, हर हाल में ई कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी जमा करेगा। लेकिन अगर वो होटल, इन या गेस्ट हाउस का सर्विस दे रहा है, जैसे आजकल आपको ओयो रूम्स मिलते हैं उस टाइप का सर्विस, या हाउस कीपिंग सर्विस दे रहा है, जैसे आपको अर्बन क्लैब वगैरह देते हैं कि आपके यहाँ पे एसी रिपेयरिंग के लिए आदमी भेज दिए, आपके यहाँ पे टीवी रिपेयरिंग के लिए आदमी भेज दिए, उस केस में सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है, देखो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर तो किसी कंपनी का आदमी आपके यहाँ भिजवा रहा है ना, आपको किसी होटल में रूम दिलवा रहा है ना, तो अगर वो होटल रजिस्टर्ड है तो फिर वो जीएसटी देगा, और अगर सप्लायर नॉन रजिस्टर्ड है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी देगा। अंडर यहाँ पे आरसीएम नहीं पढ़ रहे हैं हम, यहाँ हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, इसको आरसीएम की तरह मत समझिएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा आरसीएम और ई कॉमर्स ऑपरेटर।